ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल हुई? यूं तो भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये काफी विदेशी कंपनियां थी, लेकिन इसमें जो अंतिम रूप से जो सफलता प्राप्त होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता प्राप्त होती है। और इसे सफलता क्यों प्राप्त होती है, क्या कारण थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सफलता प्राप्त होती है? हम बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी, और एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1602 में की गई थी। एक थी डैन ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1616 में की गई थी। एक थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी लुई 14वें के समय, और उसके मंत्री कॉल बार्ट ने की थी। तो ये सारी विदेशी कंपनियां थी, लेकिन हम बात करें इनमें जो सफलता प्राप्त होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सफलता क्यों प्राप्त होती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बात करें बाकी जितनी भी ये कंपनी है, पुर्तगाली है, डच है, डैन है, फ्रांसीसी है, ये सारी सरकारी कंपनियां थी। अगर भारत में कोई भी विवाद होता था, कोई भी मुद्दा होता था, उन्हें अपनी संसद में निर्णय लेना होता था। उसमें 2-2, 3-3 माह लग जाते थे। लेकिन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह एक प्राइवेट कंपनी थी, यह एक निजी कंपनी थी, और इसमें कुछ व्यापारियों ने ही रुपए लगाए थे जिनकी संख्या 217 के लगभग है। इन 217 व्यापारियों ने इस कंपनी में रुपए लगाया था। यह सरकारी कंपनी नहीं थी। ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। कोई भी विवाद अगर भारत में होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ही उसका फैसला लेना होता था, ना कि ब्रिटेन की संसद में। और इसीलिए ये सफल हुए थे, क्योंकि इनको हर निर्णय भारत में ही लेना होता था और बाकी कंपनियों को अपने देश की संसद में निर्णय लेना होता था, क्योंकि बाकी कंपनी एक राष्ट्रीय कंपनी थी, वहां के देश की कंपनी थी, लेकिन ये एक ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी, और इसीलिए ये भारत में सफल रहती है। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में पूर्वी देशों से या भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे रखा था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, जिसने इसे कुछ समय के लिए भारत में या पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। लेकिन जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया और पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था, ब्रिटेन की को बाकी कोई भी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। तो इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रहती है, और बाद में ये डचों को, बेदरा के युद्ध में डचों को हरा देती है 1759 ईस्वी में, और इसके बाद अंत में 1760 ईस्वी में ये फ्रांसीसियों को भी हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विरोधी अब इसके कोई भी विरोधी नहीं रहे, और सबसे शक्तिशाली यही बन जाती है। और इसने क्या किया, इसने पुर्तगालियों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रेंगेज का विवाह 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय से करा दिया गया था। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी चाल थी और बड़ी समझदारी से इन्होंने काम किया था। और इसके बाद भारत में
यही एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी रह जाती है, क्योंकि डचों को हरा देते हैं, डचों को बेदारा के युद्ध में हरा देते हैं 1659 ईस्वी में, और इसके बाद 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों को हरा देते हैं, और 1760 ईस्वी में ये फ्रांसीसियों को हरा देते हैं वांडीवास के युद्ध में। इसके बाद तो अब इनका कोई विरोधी नहीं रहा था, और लास्ट में परिस्थितियां बदलती हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक निठल्ले किस्म के होते हैं, और अब इन्हें लगने लगता है कि भारत पर शासन भी किया जा सकता है, और फिर परिस्थिति बदली। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में इन्होंने बंगाल के शासक मीर जाफर सिराजुद्दौला को पराजित किया, और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक साथ 3 शासकों की सेना को पराजित किया था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक शुजाउद्दौला और मीर कासिम, और 22 अक्टूबर 1764 ने तो इनकी तकदीर ही बदल दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसके बाद मुगल शासक को 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसी संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके से इनका एकाधिकार चलता रहा। लेकिन जब इसकी परिस्थितियां बदलती गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर होती गई, उस समय ब्रिटेन की संसद ने 1813 ईस्वी में इसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया। केवल चाय और चीन पर इसका एकाधिकार रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटेन की संसद ने, और लास्ट में पूर्ण रूप से चाय और चीन का जो एकाधिकार 1813 के अधिनियम के तहत मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद से, उसे भी 1833 में समाप्त कर दिया। और अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में व्यापार करने का समाप्त हो जाता है। लेकिन नाम मात्र का जो अभी शासन था, प्रशासन संभालने की जिम्मेवारी अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन 1857 ईस्वी की जब क्रांति होती है, और उसके बाद तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हो जाता है। तो यह था ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर भारत में किस तरीके से चलता है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।